वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे पेरोटाइटिस के बारे में, जिसको कि हम मम्प्स के भी नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसको हिंदी में कंठमाला, गलसुआ या फिर कनफेड़ा भी बोलते हैं। पहले इसके बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। पेरोटाइटिस में क्या होता है कि जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। ये ग्लैंड आपके कान के नीचे की तरफ, आपके जबड़े के एंगल की तरफ प्रेजेंट रहती हैं। डेफिनेशन की बात करें तो पेरोटाइटिस इज अ मेडिकल टर्म फॉर इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स, यानी कि पैरोटिड ग्लैंड का जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम पेरोटाइटिस बोलते हैं। अब बात करते हैं इसकी एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स, तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो, जो पैरोटिड ग्लैंड है हमारे जस्ट कान के नीचे की तरफ प्रेजेंट होती हैं और ये लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होती हैं। इनका फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है इनका प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा, जो कि आपके डाइजेशन में और लिब्रिकेशन में हेल्प करता है। हमारी पैरोटिड ग्लैंड्स एंगल ऑफ द मैंडिबल से मैंडिबल तक एक्सटेंड रहती हैं, यानी कि आपके बिलो द ईयर टू एंगल ऑफ मैंडिबल तक एक्सटेंड रहती हैं। और ये जो ग्लैंड होती है वो पैरोटिड डक्ट के द्वारा अपनी सलाइवा को आपकी ओरल कैविटी में सीक्रेट करती है। इस पैरोटिड डक्ट का नाम होता है स्टेनसेंस डक्ट, जो कि आपके अपर सेकंड मोलर जो आपका टीथ होता है उसके पास में ओपन होती है। आप फिगर में देख सकते हो। आगे चलते हैं। अब इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो मेन इसके 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है एक्यूट पेरोटाइटिस, यानी कि अचानक से सडन आपको इन्फ्लामेशन हो जाना पैरोटिड ग्लैंड्स में। इसका मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। उसके बाद सेकंड जो टाइप आता है वो आता है क्रॉनिक पेरोटाइटिस, यानी कि बार बार रिकरेंट अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वो क्रॉनिक पेरोटाइटिस में आ जाता है। इसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि डक्ट में रुकावट आ जाए या फिर कोई ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से हो जाता है। नेक्स्ट आता है सुप्यूरेटिव पेरोटाइटिस। तो बच्चों, सुप्यूरेटिव का मतलब होता है पस डिस्चार्ज, यानी कि ऐसी कंडीशन, ऐसा इन्फ्लामेशन जिसमें डक्ट से या फिर ग्लैंड से पस का डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाए या पस फॉर्मेशन वहाँ पर स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे सुप्यूरेटिव पेरोटाइटिस। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में कि क्या क्या इसके कॉज हो सकते हैं। तो पहला कॉज होता है इन्फेक्शियस कॉजेस, जिसमें कि आपके वायरल कॉजेस आ सकते हैं। पहला जो आता है वायरस में वो आता है मम्प्स वायरस। इसके अलावा HIV वायरस भी आता है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नाम से बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से भी ये हो जाता है। इस कंडीशन को हम बहुत बार मम्प्स भी बोल देते हैं, यानी कि जब अगर ये मम्प्स वायरस की वजह से इन्फेक्ट हुआ है तो इसको हम मम्प्स भी बोल देते हैं। अब मम्प्स क्या होता है? मम्प्स एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि वायरस, मम्प्स वायरस की वजह से होता है, जो कि आपके कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग, अनस्टेराइल चीज़ों को टच करने से स्प्रेड होता है। ये प्राइमरी जो अफेक्ट करता है मम्प्स वायरस, वो आपकी सैलिवरी ग्लैंड को इफेक्ट करता है, और उसमें भी सबसे पहले आपकी पैरोटिड ग्लैंड को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड कॉज के बारे में। सेकंड इसका कॉज होता है वो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज, यानी कि किसी रुकावट के कारण पेरोटाइटिस होना। तो रुकावट में पहला स्ट्रक्चर हो जाए, यानी कि जो डक्ट का रास्ता है वो छोटा हो जाए, या फिर सियालोलिथियासिस हो जाए, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें कि स्टोन फॉर्मेशन हो जाए, डक्ट में स्टोन फॉर्मेशन हो जाए, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। थर्ड बात करें तो ऑटो इम्यून कॉजेज़ की वजह से होता है, जिसका कि एक सिंड्रोम होता है शोग्रिन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो आपकी ग्लैंड्स को अटैक करता है,
इसको बोलते हैं शोग्रिन सिंड्रोम। इस कंडीशन में भी पेरोटाइटिस हो जाता है। और अदर्स में बात करें तो ट्यूमर्स, रेडिएशन, मेडिकेशन, रिड्यूसिंग सलेवरी फ्लो, यानी कि ऐसी चीज़ें जो सलेवरी फ्लो को रोकती हैं, उसकी वजह से भी पेरोटाइटिस हो जाता है। अब आगे इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो इस फिगर में, इस पेशेंट के आपको स्वेलिंग दिख रही है। तो स्वेलिंग होगी आपके कान के नीचे की तरफ, जहाँ पर आपका चीक बोन होता है उसके थोड़ा नीचे की तरफ, और एंगल ऑफ मैंडिबल तक ये स्वेलिंग प्रेजेंट होती है। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो, इस तरीके से पेशेंट को स्वेलिंग हो सकता है। तो स्वेलिंग यूनिलेटरल यानी कि एक साइड भी हो सकता है, और बाईलेटरल यानी कि दोनों साइड भी हो सकता है। पेशेंट को पेन होगा, और जब भी वो कुछ खाएगा या चबाएगा तो पेन उसका बढ़ जाएगा। इसके अलावा पेशेंट को रेडनेस होगी। इन्फेक्शियस कंडीशन में पेशेंट को फीवर भी आ सकता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर पेशेंट को हुआ है तो उसमें से पस डिस्चार्ज भी होता है, और पेशेंट को ड्राई माउथ रहेगा। तो ये सारे साइन सिम्टम पेशेंट को दिखते हैं। अब आगे चलते हैं, हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि कैसे होता है ये। तो जो हमने ईटियोलॉजिकल फैक्टर बताए थे, उनकी वजह से जो वायरस है रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके बाद उसका रेप्लिकेशन होता है, वो अपने नंबर बढ़ाता है नेजोफेरिंग्स में। उसके बाद वो रीजनल लिम्फ नोड को पार कर देता है और ब्लड में पहुंच जाता है 12 से 25 दिन में, जिसको कि हम बोलते हैं वायरीमिया, यानी कि वायरस प्रेजेंट इन द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड वायरीमिया। यानी कि 12 से 15 दिन में जो वायरस है वो आपके ब्लड में पहुंच जाता है, और उसके बाद टिश्यू में पहुंच जाता है, और टिश्यू में पहुंचने के बाद वो जो वायरस है मल्टीपल टिश्यू को डैमेज करता है, इन्फेक्ट करता है। उसी को फिर हम मम्प्स बोलते हैं या पेरोटाइटिस बोलते हैं। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। आगे बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में कि आप कैसे पता लगाओगे कि इस पेशेंट को पेरोटाइटिस हो गया है। तो पहले आपको हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करना है पेशेंट का। हिस्ट्री में आप पूछ सकते हैं पेशेंट से कि आपको स्वेलिंग कब से है, आपको पेन कब से है, आपको फीवर तो नहीं आया। इसके अलावा कोई पहले पुराना इन्फेक्शन रहा हो, उसके बारे में आप हिस्ट्री ले सकते हैं पेशेंट की। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको विजिबल स्वेलिंग दिखेगी। जब आप टच करोगे वहाँ पर तो आपको टेंडरनेस फील होगा। जॉ के नियर द जॉ एंड ईयर के पास आपको टेंडरनेस फील होगा। इसके अलावा आपको वार्म फील होगी, आपको गरम गरम महसूस होगा वहाँ पे। इसके अलावा आप वहाँ पर डिस्चार्ज का भी चेक कर सकते हो। जब आप उसको आराम से प्रेस करोगे तो वहाँ पर डिस्चार्ज होगा, पस फॉर्मेशन में डिस्चार्ज होगा। इसके अलावा आप पेशेंट का कल्चर करवा सकते हो फॉर बैक्टीरियल कॉजेज। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, उसमें आप इमेज में देख सकते हो कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। इसके अलावा आप सीबीसी करा सकते हो। सीबीसी में क्या होगा कि डब्ल्यूबीसी का जो मार्किंग है वो बढ़ा हुआ आएगा, और सीरम अमाइलेज आपका पेशेंट का बढ़ा हुआ आएगा। पेरोटाइटिस के केस में सीरम अमाइलेज जो है वो बढ़ जाता है। लास्ट में आप पेशेंट का सीरोलॉजी करवा सकते हो ताकि मम्प्स का पता लग जाए। मम्प्स को पहचानने के लिए, जो कि एक वायरस है, उसके लिए आप पेशेंट की सीरोलॉजी टेस्ट करवा सकते हो। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में कि आप इसके मैनेजमेंट में क्या करोगे। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले एक्यूट पेरोटाइटिस, जो कि मोस्ट कॉमन वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, तो वायरल में आपको सपोर्टिव केयर देना है, यानी कि पेशेंट को पेन है तो उसकी मेडिकेशन देनी है। पेशेंट के हाइड्रेशन का ध्यान रखना है कि पेशेंट प्रॉपर हाइड्रेट रहे। पेशेंट को आइसोलेट करना है। अगर उसको मम्प्स हुआ है तो पेशेंट को आइसोलेट करना है ताकि वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट ना करे। सेकंड, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट को तो आप एंटीबायोटिक्स दे सकते हो, मसाज कर सकते हो, और वार्म कंप्रेस पेशेंट को कर सकते हो। अगर पेशेंट को क्रॉनिक पेरोटाइटिस है, जो कि मोस्ट कॉमन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, तो जो भी उसका अंडरलाइंग कॉज है आप उसको ठीक करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को स्टोन हो गया उसकी डक्ट में, पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट में,
तो आप उसके स्टोन को रिमूव कर सकते हो। इसके अलावा पेशेंट के हाइड्रेशन का एंड सेलेब्री स्टिमुलेंट आप पेशेंट को दे सकते हो। सर्जिकल इंटरवेंशन, आपस फॉर्मेशन अगर पेशेंट को हो गया है तो फॉर ड्रेनेज और ट्यूमर रिमूवल के लिए आप पेशेंट का सर्जिकल इंटरवेंशन कर सकते हो, सर्जरी पेशेंट की कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में। तो प्रिवेंशन में सबसे पहले आप पेशेंट को वैक्सीनेशन करवा सकते हो, ताकि पहले से हो ही ना। छोटे बच्चों में वैक्सीन लगती है, फर्स्ट डोज जो होता है उसका 12 to 15 मंथ की एज में लगता है, और सेकेंड डोज पेशेंट को 4 to 6 ईयर की एज में लगता है। पेशेंट के हाइड्रेशन का आपको ध्यान रखना है, गुड ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है, और ऐसी मेडिकेशन को अवॉइड करना है जो कि पेशेंट का ड्राई माउथ करती है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। पेरोटाइटिस का एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ कि पेरोटाइटिस में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये वीडियोस को आपको लाइक करना है और शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। और आप और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप उसका कमेंट कर सकते हो।